नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे हों। आज हम बात करेंगे क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। उससे पहले हम चैप्टर पर आते हैं, पर एक सवाल पूछते हैं कि अगर हम दूध को कुछ समय के लिए बाहर रख दें तो क्या होगा? तो आंसर आएगा कि वो फट जाएगा। ठीक है। क्या हम दूध को दोबारा उसी अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं? तो इसका आंसर है लगभग ना के बराबर, नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो यकीन मानिए हम इस चैप्टर को इतने इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अपक्रिया करके अपने रासायनिक गुणों में बदलाव करके नए पदार्थ बनाते हैं तो रासायनिक अपक्रिया कहलाते हैं। ठीक है। जब कोई पदार्थ एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर कोई नया पदार्थ बनाता है तो उसे हम रासायनिक अपक्रिया में, आप जैसे हम दूध से दही बनना, तो दूध हमारा जो प्रोडक्ट पहला था। ठीक है। दूध में जब हम कोई खट्टा पदार्थ मिलाएंगे, जैसे हो गया हमारा खटाई या जामुन जिसको बोलते हैं, तो जो दो पदार्थ हुए ना, एक दही सॉरी एक दूध हुआ और एक खट्टा पदार्थ, तो दोनों को जब आपस में मिलाएंगे तो हमारा बन के प्रोडक्ट तैयार होगा दही। ठीक है। तो दही से तो हम दूध बनाएंगे नहीं, तो ये हमारा नया प्रोडक्ट क्या बना? दही। तो ये भी हमारा क्या है? रासायनिक अपक्रिया है। आपने देखा होगा जब कोई लोहे की वस्तु होती है या फिर दरवाजा होता है तो उसमें जंग लग जाती है। ठीक है। तो वो भी रासायनिक अपक्रिया है। क्यों रासायनिक अपक्रिया है? क्योंकि जब लोहे पर जंग लगती है, जब वह वायु और नमी के संपर्क में आती है तब लोहे पर जंग लगती है। ठीक है। तो वहां पर भी वायु और नमी में जो है रिएक्शन हुआ तो वो लोहे पर जंग लगी, वो भी नया पदार्थ बन गया। जब हमारी बहनें जब खाना बनाती है ना, हम लोग बनाते नहीं पर खाते तो जरूर हैं। तो जो हमारा आटा हुआ, ठीक, आटा को पानी में गूंथते हैं तो वो हमारा आटा बनता है। उस क्या वो रासायनिक अपक्रिया नहीं है? क्यों? लेकिन रासायनिक अपक्रिया वहां तक नहीं है जब वह जो है आटा को रोटी बना के तावे पर सेक देते हैं। ठीक है। तो वो हमारा नया प्रोडक्ट बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो जब बनता है तो उसका स्वाद, गंध सब कुछ चेंज हो जाता है। ठीक है। तो उसको हम रोटी से दोबारा आटा प्राप्त नहीं कर सकते, तो ये भी हमारा एक रासायनिक अपक्रिया। फिर अब हम देखते हैं कि रासायनिक अपक्रिया के एग्जाम्पल। उदाहरण में मैंने लिखा H2 प्लस Cl2। H2 बोले तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। ठीक है। हाइड्रोजन और क्लोरीन। H2 प्लस Cl2 से हमारा क्या बना? HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बना है हमारा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों को ऐड करके हमारा दोनों में रिएक्शन करवाया गया, तो उसके बाद में हमारा नया प्रोडक्ट बना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि HCl। ठीक है। तो ये हमारा हमारा रासायनिक अभिक्रिया ही होगा। मतलब किसी भी एक या एक से अधिक पदार्थ को आपस में मिलाएंगे, जब कोई नया प्रोडक्ट बनकर तैयार होगा तो वो हमारा रासायनिक अभिक्रिया ही होगा। अब फिर बात करते हैं कि इसमें आगे लिखा गया कि रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक तथा उत्पन्न पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमारी अपक्रिया हो रही है H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू, यानी कि ये जो हमारा तीर का निशान है इसको बोलते हैं गिव्स आउट। तो इसका ये बना हमारा 2HCl, मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाकर हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन के तैयार हुआ। तो ये जो हमारी गिव्स आउट की चिन्ह है इसको हम नोट में लिख सकते हैं। यहाँ पर नोट करके यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारा ये तीर है, तीर के सामने वाला तीर के सामने वाला भाग तीर के सामने वाला भाग हमारा कहलाता है तीर के सामने वाला भाग हमारा कहलाएगा उत्पाद। ठीक है। और तीर के पीछे वाला भाग और तीर के पीछे वाला भाग हमारा कहलाएगा अभिकारक। क्या कहलाएगा? अभिकारक। तो ये जो हमारी तीर है इसको बोलते हैं गिव्स आउट। तो तीर के सामने वाला हमारा कौन सा भाग है? HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा क्या होगा? ये हमारा हो जाएगा उत्पाद। ठीक है। और H2 प्लस Cl2 ये अलग अलग है, तो अभिकारक, ये देखो तीर के पीछे है, ये हमारा हो जाएगा क्या? ये हमारा होगा अभिकारक। मतलब जो अवस्थाएं, मतलब
जितने अणु या जितने परमाणु, जितने तत्व मिलकर कोई नया पदार्थ बनाने के लिए भाग करते हैं यानी पार्टिसिपेट करते हैं, वो सारे हमारे अभिकारक होंगे तथा जो उनसे नया प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा उत्पाद होगा। ठीक है, मतलब तीर के सामने वाला भाग हमारा सारा प्रोडक्ट हो जाएगा यानी कि उत्पाद हो जाएगा, और इसके पीछे का जितना भी भाग होगा वो अभिकारक। क्रिया में ये होगा कि जब कोई दूसरा पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलेंगे तो जो कोई नया पदार्थ बनके तैयार होगा वो हमारा कहलाएगा उत्पाद, और जिससे पदार्थ बनकर तैयार हो रहा है वो हमारा हो जाएगा अभिकारक। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया तो समझ में आई। अब उसके बाद में हम ये पता कैसे करेंगे कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था कि जब आटे को पानी में गूंथते हैं ना, उसके बाद में तो रोटी तैयार करते हैं, तावे पर सेकते हैं, तो वहां तक गूंथने तक वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि उसका जो है कोई स्वाद, रंग कुछ चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन जब उसको तावे पर सेकते हैं तो उसका आकार, रंग, रूप प्लस उसकी जो है स्वाद और गंध में भी परिवर्तन होता है, इसलिए वो रासायनिक अभिक्रिया होगा। तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान हम कैसे करेंगे? कुछ पॉइंट मैंने लिख दिया कि उसमें ऊष्मा में बदलाव होगा। ठीक है, जैसे हम चूने का रिएक्शन जब पानी से करवाएंगे, आपने देखा होगा जब किसी दुकान पर चूना मतलब चूने को पानी में डालते हैं तो वहां पर रिएक्शन होता है, तो वहां पर ऊष्मा में बदलाव होगा चूने का, प्लस अवस्था में परिवर्तन होगा। जैसे अभी अवस्थाएं हमारी मेनली कितने टाइप की होती हैं? हम लोग पढ़ते हैं 3 टाइप की, ठोस, द्रव, गैस, लेकिन होती है 5 टाइप की। एक दो हमारी और होती है, एक प्लाज्मा होती है प्लस एक बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होती है। पर ये दोनों जो है अवस्थाएं लगभग साइंटिस्ट के लेवल की होती है। हम लोग मेनली 3 अवस्थाएं पढ़ते हैं, ठोस, द्रव, कोई पानी को ले लेते हैं। पानी को जब हम फ्रिज में रख देंगे तो हमारा कौन सी अवस्था हो जाएगी? तो वो अवस्थाएं हमारी चेंज होकर वो हो जाएगी ठोस। ठीक है, अब यहाँ पर हम अवस्था में बदलाव बता रहे हैं, तब जब वो ठोस हो गई, लेकिन जब उसको हम बाहर निकालेंगे, जब उसको टेम्परेचर देंगे, हीट देंगे, तो हमारी क्या बन जाएगी? अब ठोस से वो गल जाएगी, उसके बाद में लिक्विड फॉर्म में हो जाएगी। लेकिन मैंने उसको और टेम्परेचर दिया, बहुत ही ज्यादा हीट दिया, 100 डिग्री से ज्यादा हीट दे दिया, तो वहां पर क्या होगा? वो गैस बनकर उड़ जाएगी, मतलब उसकी अवस्थाएं चेंज हो रही हैं। प्लस अब यहाँ पर हमारा जो है गैस में उत्सर्जन क्या होगा? और गैस वो जब बनी तो उड़ जाएगी। ठीक है, तो ये आएगा। फिर रंग में बदलाव, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल और दिया कि जब हमारा लोहा पदार्थ किसी वायु या आर्द्रता यानी कि नमी के संपर्क में आता है तो उसमें जंग लग जाती है, तो उसका जो है पूरा स्ट्रक्चर बदल जाता है, मतलब कि उसका रंग बदल जाता है, भूरा पड़ जाता है। ठीक है, जब हम ये अभी इससे पहले जो एग्जांपल मैंने दिया रोटी वाला, तो रोटी पहले तो आटा हमारा कैसा था, जब बनने के बाद में किस टाइप का हो जाता है वो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो उसमें स्वाद भी चेंज होता है, गंध भी चेंज होता है, उसकी आकृति भी चेंज होती है। तो मतलब टोटली ये आप जाने कि जब ऊष्मा में बदलाव होगा, अवस्था में बदलाव होगा, रंग में बदलाव होगा, गैस में बदलाव होगा, तो ये सब जब जहां किसी भी चीज में बनने वो जो प्रोसेस हो रहा है, वो चीज बन के तैयार हो रही है, रेडी हो रही है, तो वहां पर जो ये चारों टॉपिक अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब वो रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में, तो हमारा फर्स्ट टाइप है विस्थापन अभिक्रिया, कि हम विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया में कोई जो अधिक क्रियाशील तत्व होगा वो कम क्रियाशील तत्व को जो है विस्थापित कर देगा। ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार मान लिया कि हम छोटे भाई हैं, हम बैठे हुए हैं अपने चेयर पर, ठीक है, जब हमारा बड़ा भाई आता है तो हमसे तो भाई अधिक बड़ा है, उसके रिस्पेक्ट के लिए हम उठ जाते हैं, और कहीं ना कहीं अगर डर भी होगा तब भी हम उठ जाएंगे, मतलब हमारा जो हमसे बड़ा है तो हमें विस्थापित कर देगा। अगर वो हमारे हमसे ज्यादा क्रियाशील तत्व है, मतलब हमसे ज्यादा उसमें एनर्जी है, हमसे ज्यादा वो बड़ा है, हम उससे रिस्पेक्ट में ही हटेंगे लेकिन हट जाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार ये विस्थापन अभिक्रिया में भी होता है कि जो अधिक क्रियाशील तत्व होगा वो कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। जैसे यहाँ पर जिंक और सिल्वर नाइट्रेट की जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा जिंक नाइट्रेट बन के तैयार होता है और सिल्वर नाइट बन के तैयार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जिंक और सिल्वर नाइट्रेट का जब हमने अभिक्रिया कराया तो जिंक हमारा अधिक क्रियाशील तत्व था, इसके जिंक अधिक क्रियाशील तत्व था, लेकिन हमारा जो सिल्वर था वो कम क्रियाशील तत्व था। तो जिंक जो है ये सिल्वर को विस्थापित कर देगा, मतलब यहाँ से भगा देगा।
तो यहाँ पर हमारा जिंक जो है नाइट्रेट के साथ में जुड़ जाएगा, तो हमारा बनेगा जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा अधिक क्रियाशील तत्व है जिंक और हमारा सिल्वर कम क्रियाशील तत्व है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर जिंक ने सिल्वर को विस्थापित कर दिया। तो विस्थापन अपक्रिया में यही होगा कि जब कोई कम क्रियाशील तत्व होगा, अधिक क्रियाशील तत्व उसे विस्थापित कर देगा और उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेगा। फिर जैसे यहाँ पर द्विविस्थापन अपक्रिया की बात करते हैं, तो द्विविस्थापन अपक्रिया में होता है वह अपक्रिया जिसमें अभिकारक अणुओं के मध्य आयनों का आदान प्रदान कर लेते हैं, वो द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर विस्थापन अपक्रिया तो समझ में आई कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देगा, लेकिन यहाँ पर द्विविस्थापन अपक्रिया यह अपक्रिया है, ये दोनों जो हमारे अणु होंगे यानी अभिकारक जो होंगे हमारे, जिससे कोई नया प्रोडक्ट बनना है, वो दोनों आपस में एक दूसरे से पार्टनरशिप में चेंज कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हमारा सिल्वर नाइट्रेट था, ठीक है, और सोडियम क्लोराइड, ये दोनों की अपक्रिया जब हमने कराई तो हमारा सिल्वर क्लोराइड बना और सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर हमारा सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर हमारा Ag यानी NO3 Ag हमारा क्लोरीन के साथ में हो गया और जो हमारा सोडियम है वो नाइट्रेट के साथ में हो गया, ये दोनों ने आपस में अदला बदली कर दी। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा विस्थापन अपक्रिया। इसको अगर हम वैसे समझने की कोशिश करें तो माना किसी को ले लेते हैं, जैसे राहुल और रोहित को ले लेते हैं। राहुल रोहित के फ्रेंड को ले लेते हैं, मतलब राहुल के फ्रेंड मोहित और रोहित के फ्रेंड अमित। तो अब क्या होगा कि अमित ने रोहित से फ्रेंडशिप कर ली और राहुल ने रोहित से कर ली, तो दोनों आपस में जो है अदला बदली कर लेते। ठीक उसी प्रकार आप ज्यादा रिलेट कर पाएंगे अगर स्टूडेंट हैं, आप अभी स्कूल जाते हैं, ठीक, और किसी जिस बेंच पर आप बैठ रहे हैं, मान लिया आपका कोई फ्रेंड है, जिगरी दोस्त है, उसके साथ में बैठ रहे हैं, उस दिन वो ना आए या फिर आए और वो कोई दूसरा फ्रेंड बना ले, तो क्या करोगे तुम? बेंच पार्टनर को बदल दोगे, मतलब तुम किसी दूसरे के साथ में हो जाओगे, जो तुम्हारा दोस्त होगा वो किसी दूसरे के साथ में हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी हुआ कि सिल्वर हमारा क्लोरीन के साथ में हो गया और जो है सोडियम हमारा नाइट्रेट के साथ में हो गया। तो यहाँ पर हमारा द्विविस्थापन अपक्रिया यही हुआ, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का जब हमने अपक्रिया कराया तो हमारा प्रोडक्ट बनके तैयार हुआ सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। तो द्विविस्थापन अपक्रिया में दोनों एक दूसरे से चेंजेस कर लेंगे और विस्थापन अपक्रिया में क्या होगा, इसमें क्या होगा, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देगा। अब रासायनिक अपक्रिया की तीसरी टाइप देखते हैं, ये क्या है, योगात्मक अपक्रिया या संयोजन अपक्रिया। अब ये क्या बला है या इसको कैसे हम अच्छे से फनी वे में पढ़ सकते हैं? वह अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक यौगिक आपस में संयोग करके भिन्न गुणधर्म वाला कोई एकल उत्पाद बनाता है, तो योगात्मक अपक्रिया या संयोजन अपक्रिया होती है। ठीक है, जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर कोई एकल पदार्थ का निर्माण करे तो वो कहलाएगा हमारा संयोजन अपक्रिया। ठीक है, उदाहरण में देखेंगे सोडियम कार्बोनेट प्लस जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट बना। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं कोई एक फ्रेंड था, एक फ्रेंड हमारा जल एक कहीं जा रहा था, ठीक, जल भी कहा कि हमें भी साथ लेकर चलो, कार्बन डाइऑक्साइड बोला कि हम भी साथ में चलते हैं, तीनों लोग जब साथ में मिले उसके बाद में हमारा बन गया सोडियम बाई कार्बोनेट। आप इसको एकदम इजी वे में समझ सकते हो, जैसे मान लिया अभी आपकी अगर शादी नहीं हुई है, तो अगर शादी हो जाती तो पहले तो आप एक थे, है ना, शादी नहीं हुई, अब शादी होगी तो आपका एक परिवार हो गया। ठीक, तो दोनों आपस में मिल गए, एक हमारा तुम एक अलग थे, लड़की अलग थी, लेकिन जब दोनों की शादी हुई तो वो एक हुई ना। तो वही ठीक उसी प्रकार यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट अलग था, जल अलग था और कार्बन डाइऑक्साइड अलग था, लेकिन जब इनको आपस में अपक्रिया कराई गई तो सोडियम बाइकार्बोनेट बना। तो संयोजन अपक्रिया का मतलब कोई दो से अधिक या दो पदार्थ आपस में मिलेंगे तो कोई एक पदार्थ बनकर तैयार होगा, उसी को हम योगात्मक अपक्रिया या संयोजन अपक्रिया बोलेंगे। अब बात करते हैं रासायनिक अपक्रिया की चौथे प्रकार की, उसमें क्या है, वियोजन अपक्रिया। तो वियोजन अपक्रिया क्या होती है, जब एकल अभिकारक अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है तो उसे हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले आप जानो कि अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है। तो इससे पहले मैंने बताया है जब रासायनिक अपक्रिया पढ़ा रहे थे कि दो ये गिव्स आउट यानी तीर का निशान है, तो तीर के सामने जितना भी हमारा होगा वो हमारा होगा उत्पाद, जो है तीर के पिछला भाग हमारा अभिकारक होगा। मतलब जिन चीजों से कोई नया पदार्थ बन रहा है वो हमारा अभिकारक होगा तथा जो नया पदार्थ बन रहा है वो हमारा उत्पाद होगा।
तो वियोजन अपक्रिया में हमारा ये होगा कि एक जो अभिकारक होगा वो अपने आप को तोड़कर कई पदार्थों में डिवाइड हो जाएगा। तो जो हमारा अभिकारक होगा वही हमारा डिवाइड होकर दो या दो से अधिक पदार्थों में बनेगा। तो जो बनेगा वो हमारा उत्पाद हो जाएगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट था, मतलब CaCO3, इसको जब हीट दिया गया और अपक्रिया कराई गई तो ये हमारा टूटा जो है एक कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाई ऑक्साइड में। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट टूट गया, मतलब ये अभिकारक तो एक था लेकिन उत्पाद हमारा कितने बने, दो, यानी एक कैल्शियम ऑक्साइड और एक कार्बन डाई ऑक्साइड। तो ये अभिकारक टूटकर दो उत्पादों में डिवाइड हुआ। तो ये हमारा रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया में वियोजन अपक्रिया हो गया। लेकिन वियोजन अपक्रिया की तीन टाइप होती है। कौन कौन सी, एक ऊष्मीय वियोजन, वैद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। तो वियोजन तो अभी समझ में आया ना। अब फिर बात करते हैं ऊष्मीय वियोजन। तो ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा के द्वारा अभिकारक डिवाइड होकर कई उत्पादों में जो है बनता है तो उसे हम ऊष्मीय वियोजन कहेंगे। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट को जो मैंने हीट दिया, यानी कि जब उसमें ऊष्मा दी तो वो डिवाइड होकर सोडियम कार्बोनेट और जल तथा CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट एक पदार्थ था, मतलब एक अभिकारक था, लेकिन वो डिवाइड होकर तीन उत्पादों में बना। एक सोडियम बाइकार्बोनेट, एक जल और एक CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि गैस यहाँ पर एरो दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर गैस निकल रही है। ठीक। सेकंड हमारा है विद्युत अपघटन। यह क्या है, तो विद्युत अपघटन में हमारा जो वियोजन अपक्रिया होगा, जब वियोजन अपक्रिया में किसी विद्युत के द्वारा अभिकारक वियोजित होकर नए पदार्थ बनाएगा, मतलब नए उत्पाद बनाएगा, तो वहां पर हमारा विद्युत अपघटन होगा। जैसे यहाँ पर जल को जब हम विद्युत धारा के साथ अपक्रिया कराएंगे विद्युत धारा के प्रेजेंस में, तो हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएगा। मतलब हाइड्रोजन तो रुकेगा, ऑक्सीजन निकल जाएगा, उड़ जाएगा एरो का मतलब। तो जब जल विद्युत धारा के प्रेजेंस में इसका अपक्रिया कराया गया तो हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला। उसके बाद में बात करते हैं थर्ड टाइप यानी कि प्रकाशीय वियोजन। जब कोई वियोजन प्रकाश के संपर्क में वियोजित होकर अभिकारक नया उत्पाद बनाएगा प्रकाश के प्रेजेंस में, तो हमारा होगा प्रकाशीय वियोजन। जैसे AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड को जब हम प्रकाश के प्रेजेंस में अपक्रिया कराएंगे तो Ag यानी सिल्वर अलग हो जाएगा, Cl मतलब क्लोराइड अलग हो जाएगा, मतलब कैल्शियम। तो हमारा AgCl से हमारा प्रकाश के प्रेजेंस में जब हमने इसको अपक्रिया कराई तो Ag यानी सिल्वर अलग हो गया और Cl यानी क्लोरीन अलग हो गया। तो सिंपल सा बात है। तो वियोजन अपक्रिया में एक पदार्थ वियोजित होकर कई पदार्थों में डिवाइड होगा तो वियोजन अपक्रिया होगा। ऊष्मीय वियोजन में क्या होगा, ऊष्मीय वियोजन जब होगा जब ऊष्मा के द्वारा कोई अभिकारक डिवाइड होकर नया उत्पाद बनाएगा। और विद्युत अपघटन का ये होगा जब विद्युत के प्रेजेंस में अभिकारक डिवाइड होकर नया उत्पाद बनाएगा। तथा प्रकाशीय वियोजन में ये होगा कि प्रकाश के प्रेजेंस में हमारा कोई नया उत्पाद बनेगा। अब रासायनिक अपक्रिया के पांचवें टाइप पर बात करते हैं, यानी कि अपचयन अपक्रिया। अपचयन अपक्रिया क्या है, वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है वह जो है अपचयन अपक्रिया कहलाती है। तो जिस अपक्रिया में ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन का उसमें ह्रास हो रहा है, उसमें लॉस हो रहा है, तो हमारा अपचयन अपक्रिया होगा। उदाहरण में आप देख सकते हैं H2S+Br मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड और ब्रोमाइड में जब हम हाइड्रोजन सल्फाइड और ब्रोमाइड का जब हम जो है क्रिया कराएंगे तो हमारा बनके तैयार होगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड और सल्फर। तो यहाँ पर हमारा जो हाइड्रोजन सल्फाइड था इसमें से S यानी कि सल्फर हमारा निकल रहा है, ब्रोमीन हमारा जुड़ रहा है, तो मतलब हाइड्रोजन और ब्रोमीन आपस में जुड़े तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो गया। और जो हाइड्रोजन के पास S था सल्फर वो हमारा निकल गया। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, अपचयन अपक्रिया हुआ। उपचयन में ठीक इसका उल्टा होगा, मतलब वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उपचयन अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर Cu मतलब कॉपर और ऑक्सीजन की जब हीट के साथ टेम्परेचर के साथ हीट दिया गया उसके बाद में अपक्रिया कराएगी तो हमारा CuO कॉपर ऑक्साइड जो है हमारा नया प्रोडक्ट बना। तो यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन Cu के साथ में जुड़ रहा है, ठीक, और यहाँ पर हमारा निकल रहा था सल्फर। ठीक, तो जहां पर हमारा ऑक्सीजन जुड़ेगा वो हमारा उपचयन अपक्रिया होंगी, और जहां पर ऑक्सीजन निकल रहा है तो हमारा अपचयन अपक्रिया होगी। ठीक है, अपचयन अपक्रिया होगी। और ठीक रेडॉक्स अपक्रिया क्या होगी, तो रेडॉक्स अपक्रिया में वह अपक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन साथ साथ हो,
मतलब एक तरफ तो ऑक्सीजन निकलेगा, दूसरी तरफ जुड़ जाएगा, अपचयन और उपचयन दोनों होगा। ठीक, उदाहरण में देखिए CuO प्लस H2, उसके बाद में गिव्स आउट Cu प्लस H2O। अब इसमें आप देख सकते हैं ऑक्सीजन यहाँ से निकल रहा है, ऑक्सीजन यहाँ से Cu के साथ से निकल रहा है और हाइड्रोजन में जुड़ रहा है। तो यहाँ पर हमारा Cu तो सिंगल हो गया, यानी ये दोनों के बीच में हमारा अपचयन क्रिया हुआ। अपचयन मतलब जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन निकल जाता है, और H2 और ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हो रहे हैं। तो हाइड्रोजन से ऐड होकर हमारा क्या बनेगा, जल H2O। तो इन दोनों के बीच में हमारा उपचयन अपक्रिया होगा। इसमें उपचयन क्यों होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो जिस अपक्रिया में ऑक्सीजन निकलता है अपचयन अपक्रिया कहलाती है, जिस अपक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है वो उपचयन अपक्रिया कहलाती है, तथा जिस अपक्रिया में ऑक्सीजन निकलता है जुड़ता है मतलब अपचयन और उपचयन दोनों अपक्रिया होती है, उसको हम रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं।